आज 21 जून को ग्लोबल एएलएस एमएनडी अवेयरनेस डे है। तो आज हम सब एकत्रित हुए हैं। साइकोलॉजिस्ट हैं, हमारे साथ स्पीच थेरेपिस्ट हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं, फिजिशियंस हैं और डाइटिशियंस हैं हमारे साथ। डॉक्टर हिमांगी साने, शी इज़ द फाउंडर ऑफ एएलएस एमएनडी आशा एक होप फाउंडेशन, जो खुद इस बीमारी से जूझ रहे हैं पिछले 20 वर्षों से, और कैसे इनका एक पॉजिटिव एटीट्यूड जो है इस कंडीशन को आगे कैरी करने के लिए और अपनी ज़िंदगी वो कैसे बिता रही हैं, वो आज हम जानेंगे। एमएनडी के केसेस में मेरा सलाह ये होगा, अगर दिक्कत आ रही है तो हेल्प लेने से झिझके ना। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सही समय पे हेल्प ले लें। हमारे पास जो लाइफ बचा है उसको हमको एकदम सही तरीके से द बेस्ट पॉसिबल वे जीना चाहिए। अपना एटीट्यूड एकदम पॉजिटिव रखना चाहिए। डोंट होल्ड योर फीलिंग्स और कम्युनिकेशन जस्ट बिकॉज you have a disease which is progressive in nature. हमें सभी को पता नहीं होता कि ज़िंदगी में आगे क्या होने वाला है। बहुत टाइम उधर स्पेंड करने से हमें एंजाइटी जो होता है उसे हम डेफिनेटली माइंडफुली ये मोमेंट में जीकर बीइंग प्रेजेंट इन द करेंट मोमेंट, आई थिंक दैट इज़ वन टेक्निक जो हमें सभी को इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। भले ही हम इस कंडीशन को, इस बढ़ती हुई बीमारी को रोक नहीं सकते, लेकिन हम एज अ टीम, पैनल ऑफ एक्सपर्ट, हम हमेशा आप लोगों के साथ खड़े हैं, आपको हमेशा गाइड करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, जैसे भी आपकी एबिलिटीज़ अवेलेबल हैं उसके साथ हमेशा हम आपको एम्पावर करने के लिए हमेशा आपके साथ खड़े। नेवर गिव अप। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर प्रियंका शर्मा है। मैं एक न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट हूँ जो आशा एक होप फाउंडेशन के साथ जुड़ी हुई हूँ, और पिछले 2.5 वर्ष से मैं इस संस्था के साथ जुड़ी हुई हूँ। मैंने डॉक्टर हिमांगी मैम के साथ काफ़ी पेशेंट्स देखे हैं और काफ़ी पेशेंट्स का इलाज किया है फिजियोथेरेपी के ज़रिए। आज 21 जून को ग्लोबल एएलएस एमएनडी अवेयरनेस डे है। तो आज हम सब एकत्रित हुए हैं। जो मरीज इस बीमारी से जूझ रहे हैं उनको ठीक करने के लिए या उनकी ज़िंदगी में सुधार देने के लिए हम सिर्फ एक डॉक्टर पर निर्भर नहीं रह सकते। इसके लिए हमें बहुत सारे एक्सपर्ट्स की सहायता लगती है। तो जिसके लिए आज हम एकत्रित हुए हैं। हमारे साथ डॉक्टर हिमांगी साने, शी इज़ द फाउंडर ऑफ एएलएस एमएनडी आशा एक होप फाउंडेशन। साइकोलॉजिस्ट हैं, हमारे साथ स्पीच थेरेपिस्ट हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं, फिजिशियंस हैं और डाइटिशियंस हैं हमारे साथ। तो जिनकी सहायता से आज हम ये जानेंगे कि कैसे हम एएलएस के मरीजों की ज़िंदगी में सुधार ला सकते हैं। अभी मैं सभी एक्सपर्ट्स को बोलना चाहूँगी कि अगर आप एक बार इंट्रोड्यूस करें अपने आप को। नमस्ते, मैं डॉक्टर हिमांगी साने, मैं एन में हूँ और मुझे 20 साल हो गए ये डायग्नोसिस करना, और मैं एक फिजिशियन हूँ और डॉक्टर प्रियंका ने बताया 2011 में मैंने आशा एक होप फाउंडेशन एनजीओ शुरू किया था, क्योंकि मैंने देखा था इंडिया में कोई सपोर्ट नहीं था। तो मैंने ये फाउंडेशन भारत को मदद करने के लिए शुरू किया था। इसमें हम पेशेंट को, फैमिली को इमोशनल सपोर्ट, एक्सपर्ट गाइडेंस, क्या पेशेंट सही है, मैनेजमेंट रिसोर्स और जो लेटेस्ट रिसर्च है उनके बारे में जानकारी देते हैं। पेशेंट को अगर कोई असिस्टेंट डिवाइस की ज़रूरत है, जैसे बाईपास या वेंटिलेटर, उनकी मदद करते हैं। तो ऐसे हमारे कई सारे प्रोग्राम हैं जिससे हम पेशेंट और उनके फैमिली की मदद करते हैं। हेलो, मेरा नाम डॉक्टर हेमा बिजू है। आई एम एन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट एंड पिछले 15 सालों से मैं आशा एक होप के साथ जुड़ी हुई हूँ। 15 साल से कई ज़्यादा, ऑलमोस्ट 30 ईयर्स से मैं मोटर न्यूरॉन डिजीज़ एंड एएलएस डिजीज़ के पेशेंट्स के साथ काम कर चुकी हूँ। ऑक्यूपेशनल थेरेपी एक ऐसा थेरेपी है जिससे हम जितना हो सके उतना उन
मरीजों को जिनको MND या ALS है, जितना हो सके उनको इंडिपेंडेंट हम जितना रख सकते हैं, जितना उनको एनकरेज कर सकते हैं, हम करते हैं. सो दिस इज एन इंट्रोडक्शन अबाउट मी एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपी. नमस्ते, मेरा नाम कृष्णवेणी कानन है. मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ और मैं आशा एक होप का एक्टिव मेंबर हूँ. एंड हम काफ़ी सारे इंडिविजुअल्स जो व्यक्ति जिनको ALS MND का डायग्नोसिस मिलता है उनके साथ वर्क करते हैं. उनके इमोशंस के चैलेंजेस, उनके बिहेवियरल चैलेंजेस या उनके कॉग्निटिव रिलेटेड चैलेंजेस हो, तो उसके साथ हम वर्क करते हैं एज अ साइकोलॉजिस्ट. मेरा नाम नीलम पाचार्य है. मैं डाइटिशियन हूँ. मैं आशा एक होप से 10 सालों से जुड़ी हुई हूँ. यहाँ पे हम मोटर न्यूरॉन केस के पेशेंट्स को, जिनको खाने में दिक्कत आती है, चबाने में निगलने में दिक्कत आती है, उनको हम सहायता करते हैं, उनको गाइड करते हैं. जब वेट लॉस होता है या वीकनेस आती है तो खाने में कैसे मॉडिफिकेशन करने हैं, घर वाले कैसे खाने को मॉडिफाई कर सकते हैं, उसके बारे में हम बताते हैं और हेल्प करते हैं. धन्यवाद. मैं एक स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हूँ और मेरा नाम आबिदा है. मैं एक आशा होप के लिए एक यंग फेस हूँ. एज मैंने MND केसेस में वी वर्क ऑन स्पीच लैंग्वेज एंड ऑल्सो द swallowing फॉर MND केसेस, लाइक जिन्हें swallowing में दिक्कत होती है, जिन्हें बात करने में दिक्कत होती है, डेफिनेटली वो होती है इन एडवांस केसेस ऑफ MND. सो हम उन्हें कैसे हेल्प कर सकते हैं उस पर हम वर्क करते हैं. तो डॉक्टर हिमागिना, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, दरअसल ये MND ALS बीमारी क्या होती है? इसको हम कैसे पता कर सकते हैं कि ये डायग्नोसिस कैसे होगा, और क्या ये जेनेटिक कंडीशन है और इसका क्या इलाज है? Namaste to all. ALS MND. MND फॉर्म है मोटर न्यूरॉन न्यूरॉन. मतलब यहाँ जो हमारे मुंह में है, जैसे हम हाथ हिलाने, पैर हिलाने, वो क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे मोटर न्यूरॉन जो सिग्नल है ब्रेन से हमारे मदद का लेके जा रहे हैं. तो इसमें दो टाइप के न्यूरॉन होते हैं. एक होता है अपर मोटर न्यूरॉन जो सिग्नल देता है ब्रेन के स्पाइनल कॉर्ड में, और जो दूसरा न्यूरॉन है लो मोटर न्यूरॉन, वो सिग्नल लेता है स्पाइनल कॉर्ड के मदद से. तो ये दो जो अपर मोटर न्यूरॉन और लोअर मोटर न्यूरॉन जब दोनों अफेक्ट होते हैं, वो सीवियर फॉर्म ऑफ MND है जिसको ALS बोलते हैं. तो अपने शरीर में ना मोटर न्यूरॉन होते हैं जो मूवमेंट कर रहे हैं, और सेंट्रल न्यूरॉन होते हैं जो आपके सेंट्रल सिग्नल लेते हैं. मतलब टच हुआ, पेन हुआ और टेम्परेचर, हॉट कोल्ड, ये सिग्नल सेंट्रल न्यूरॉन लेते हैं. तो MND में सिर्फ और सिर्फ मोटर न्यूरॉन डैमेज होते हैं, और जो सेंट्रल न्यूरॉन है वो नॉर्मल होते हैं. इसलिए सेंट्रल नॉर्मल होता है, पर मूवमेंट में इतने आते हैं ये जो बीमारी है उसमें दो टाइप हैं. एक है लिम्ब ऑर्गन जहाँ पे वीकनेस हाथों में या पैरों में शुरू होता है, और दूसरा है बलवान ऑर्गन. मतलब अगर स्पीच पैना अफेक्ट होता है, मतलब बोलने में दिक्कत आते हैं या खाना निकालने में
में आता है, स्वॉलन अटैक होता है, या फिर कुछ रेयर केसेस में जो अपने रेस्पिरेटरी मतलब सांस लेने में आते पहले होते हैं, तो इनके और बर्बाद होते इमरजेंसी होते हैं। इसमें कई टाइप और में है, पीएलएस है जहाँ सिर्फ अपर मोटर न्यूरॉन नहीं होता है, पीएनए है या एएमए है जहाँ सिर्फ लोअर मोटर न्यूरॉन नहीं होता है, और जैसे मैंने बताया एएमए में दोनों अपर और लोअर मोटर न्यूरॉन नहीं होते हैं। तो कहीं ऐसी शुरुआत हो, ये एक प्रोग्रेसिव कंडीशन है, तो आपका विज्ञान पूरे शरीर में स्प्रेड होता है, हाथों में, पैरों में, बोलने में, आने में। तो ये एयरवेज जो फॉर्म है, इसमें लाइफ स्पैन कम होता है, और रिसर्च ने बताया है 3 to 5 लाइफ स्पैन होता है। तो सारी चीजें काफी फास्ट हुआ, अभी डायग्नोसिस नहीं है, हम काफी टेस्ट करते हैं, तो एक कोई एक ठोस हमें नहीं होता है, और इसके में सारे मतलब सीरियस स्पाइनल फ्लूइड एग्जामिनेशन होता है, या ह्यूमन भी और लव अनाटमी जो मतलब में सुई लगाते हैं वो भी कभी कभी नॉर्मल आता है इन अर्ली स्टेज, इसीलिए डायग्नोसिस होता है डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन, मतलब हम बाकी सारे डायग्नोसिस रूल आउट करते हैं और फिर और डायग्नोसिस इसमें थोड़ा अर्ली स्टेज के बाद हम ये बीमारी एएमडी और लव अनाटमी हम कंफर्म करते हैं, उसमें हमें वो न्यूरॉन आए हैं पता है, और इनका अर्ली स्टेज क्लिनिकल डायग्नोसिस, तो कई पेशेंट पहले तो फॉल्स होता है, मतलब चिप हो जाना, गिर बार बार करने या बाहर चलते करते गिर जाते हैं, दुखता है फटे, मतलब बहुत जल्द थकान महसूस होना, क्लिनिकली हमें देखा है के और में बहुत सारे फॉल्स होते हैं, मतलब घर में या बाहर इसीलिए होते हैं कि वो पूरा हमेशा नहीं जाते हैं, पहले आप पूरा दिन एक्टिव रहते हो, बहुत सारा काम करते हो पर थकावट नहीं होते, अभी थोड़ा भी काम करो तो जल्द थकावट है, और फिर हाथों में चीजें गिर जाना, आंखों में घर में पैर उठाना हो गया, बाहर सपने कहने आया, तो अपने हाथों में निकलने के वजह से वो फिर आ जाता है, तो चीजें हाथों में
ये सोना ये भी एक साइन होता है। या आपको स्लर्स पे मतलब आप हैं मतलब कुछ वर्ड्स में है वो स्पष्ट होते हैं तो नहीं होता आपके शरीर में कहीं मसल पर होता है मतलब ट्विचिंग हो जाता है जिसको हम अल्फा कहते हैं दोनों आपके मसल में होता है कभी कभी आपको क्रैम्प आते हैं मतलब पैरों में या हाथों में उनको हमने ओवर बर्डन किया तो वो मतलब क्रैम्प में आना होता है तो उससे पेन नहीं होता है तो ये छोटे होते और ये साइन हो जाते हैं फिर और एक है हम होते हैं इमोशनल लैबिलिटी मतलब छोटे छोटे होते हैं अनकंट्रोल हंसना या अनकंट्रोल रोना तो यहाँ पे क्या होता है जैसे पेशेंट अपने हाथ या पैरों का कंट्रोल लूज करते हैं वैसे ही आप अपने इमोशन का कंट्रोल लूज करते हैं ये एक बीमारी की वजह से होता है और एमएनसी में ये भी बहुत कॉमन है कि कोई भी होश हो जो आम लोग इमोशनल होते हैं अपने इमोशन को स्टॉप कर सकते हैं और एमएनसी में तुरंत रोने लगते हैं और बहुत रोने लगते हैं तो ये सब चैलेंज है एमएनसी में आते हैं और जब बीमार अफेक्ट होते हैं तो निगलने में मतलब खाना खाने में खसका लगना पानी पीने में चोकिंग नहीं होना ये भी होता है और एक कारण है हम क्लिनिक आने में एमएनसी और डायग्नोसिस कर सकते हैं और रही बात क्या ये जेनेटिक है तो 10% पेशेंट में हम हैं ये फैमिलियल है या जेनेटिक है जो इनहेरिटेड है मतलब आपके फैमिली में पहले हुआ है तो उन में वो आगे में जा सकता है नेक्स्ट जनरेशन में पर 90% केस में ये स्पोराडिक मतलब नॉन फैमिलियल होता है और इसका जो कौन है एमएनसी वो अभी तक पता नहीं है ये क्यों होता है किस वजह से होता है अभी तक कोई ठोस कारण नहीं है तो हम यूजुअली ध्यान होते हैं कि एनवायरनमेंट की वजह से होता है पोल्यूशन की वजह से केमिकल एक्सपोजर की वजह से हेवी मेटल की वजह से या पेस्टिसाइड की वजह से रेडिएशन की वजह से तो कई कारण हैं जो हमें अभी एग्जैक्टली पता नहीं है कौन मेन कारण है तो इसके लिए ट्रीटमेंट मेडिकली क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल है तो एमएनसी में
अभी तक उन्हें क्यों नहीं है या 100% ये बीमारी रिवर्स करें, ऐसा कोई उपाय अभी तक नहीं है। पर मेंटेनेंस या बीमारी और स्लो करने के लिए कुछ उपाय जरूर हैं। एक है दवाई वैल्यूसॉन, जो अपने इंडिया में सन फार्मा कंपनी है, वो वैल्यू और दवाई पेशेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये जो दवाई है वो कुछ हद तक आपका बीमारी स्लो कर सकता है। दूसरा एक दवाई है इडारामोन, वो हम आईने में देते हैं। और अभी मेरे एक्सपीरियंस में मैंने ये दवाई का कोई खास बेनिफिट अभी देखा नहीं है। और दूसरे जो दवाइयाँ हैं वो सिम्टम को मैनेज करने के लिए हैं। जैसे सलाइवा ड्यून हो रहा है तो हम ग्लाइकोपाइरोलेट करते हैं। क्रैम्प आ रहे हैं तो मैग्नीशियम करते हैं। तो हर सिम्टम के लिए हम अलग अलग दवाइयाँ अकॉर्डिंग टू पेशेंट हम ले सकते हैं। और मेजर रोल हम अभी डिस्कस करेंगे वो है मल्टीडिसिप्लिनरी टीम रिहैब, मतलब फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, डाइट और न्यूट्रिशन का ख्याल रखना है, स्पीच एंड स्वॉलो थेरेपी होता है, एयर होता है। तो इन सब एस्पेक्ट को मिलके हम एमएनए में करके मदद करके उन्हें क्वालिटी ऑफ लाइफ मेंटेन या इम्प्रूव कर सकते हैं। और आजकल नया ऑप्शन है सेल थेरेपी, जो मैंने भी लिया है। तो कई सारे पब्लिकेशन है वो दिखाते हैं ऑटोनोमस बोन मैरो सेल थेरेपी में कुछ पेशेंट में ये बीमारी को स्टॉप कर सकता है या स्लो कर सकता है। इसके अलावा हम ऑक्सीजन थेरेपी, मतलब हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी एचबीओ है, उससे भी पेशेंट को मदद मिलती है। और अभी इसके ऊपर बहुत रिसर्च चालू है और होपफुली बहुत जल्द हमें एमएनए के ऊपर क्योर मिल जाए। डॉक्टर हिमांगी साने हैं, उनके साथ हम जानेंगे जो खुद इस बीमारी से जूझ रहे हैं पिछले 20 वर्षों से, और कैसे इनका एक पॉजिटिव एटीट्यूड जो है इस कंडीशन को आगे कैरी करने के लिए और अपनी ज़िंदगी वो कैसे बिता रही हैं, वो आज हम जानेंगे। आप हमें अपनी जर्नी के बारे में बता सकते हैं कि आज इस कंडीशन से आप कैसे डील कर रहे हैं? आज एमएनए अवेयरनेस है और मुझे बहुत खुशी है कि आज हम यहाँ हर क्षेत्र के डॉक्टर के साथ बैठे ये चर्चा करें ताकि लोगों में और जागरूकता हो कि ये बीमारी डायग्नोसिस नहीं है, बहुत डिप्रेशन में नहीं जाना है। हम यहाँ एक पॉजिटिव संदेश लाना चाहते हैं कि अगर हम एफर्ट लें और प्रॉपर गाइडेंस लें एक्सपर्ट लें तो हम अपने क्वालिटी ऑफ लाइफ सुधार सकते हैं।
तो मेरी शादी चालू हुई 2004 में। मैं उसके पहले यूएस में न्यूयॉर्क में एकदम नॉर्मल रहने एक्टिव रहने पर एक दिन अचानक हाथ में वीकनेस आया तो मुझे लगा मैं भी नस दब गई होंगी तो जाके चेक करवाया और मुझे डायग्नोसिस मिला ALS और अब न्यूरोलॉजिस्ट ने मुझे बताया कि ये बीमारी में लाइफ स्पैन छोटे होते हैं। तो पहले तो मैं शॉक हो गई कि अरे अभी तक तो मैं अपनी खाने एक्टिव लाइफ जी रही हूँ और सडनली ये कहाँ से आया, ना मेरे फैमिली में ये बीमारी थी। और तब मैं दुखी हुई और मैंने अपना प्रैक्टिस चालू रखा। मैं हाथ में एमआर पैर में हो गए मुड़ना चलना तो ये पूरे में वीकनेस हुआ तो मैं और प्रैक्टिस ना कर पाई और मैं वापस मुंबई में आ गई। फिर यहाँ मुंबई में मैं हमें कोई होप नहीं है और मैं थोड़ा डिप्रेशन में गई थी और तब कोई इंडिया में कोई NGO या सपोर्ट कंपनी नहीं था। फिर 2009 में मैंने स्टेम सेल थेरेपी करवाया थ्रू डॉक्टर आलोक शर्मा। वो थेरेपी के बाद मुझे थोड़ा इम्प्रूवमेंट लगा है, स्टेमिना इम्प्रूव हो रहा है और मेरा जो बीमारी है वो रुक गया। मैंने 2 ट्रीटमेंट लिया और उसके बाद जब बीमारी रुक गया मैंने वापस अपनी प्रैक्टिस चालू की और मैंने अपनी जिंदगी एक नए सिरे के साथ चालू की। तो मुझे लगता है कि ये बीमारी में जो मैंने अभी बीमार में फेस किया है उसको मात करने के लिए एक तो पॉजिटिव एटीट्यूड, दूसरा विल पावर, फैमिली सपोर्ट और मेरा रिहैब, इन सब चीज़ों ने मिलकर मुझे फिर से एक दूसरी जिंदगी में है और मैं यही पॉजिटिव हूँ आपको भी देना चाहती हूँ कि आप अगर पॉजिटिव रहेंगे और हमारे एक्सपर्ट गाइड रहेंगे तो हम ये बीमारी है एक गुड पॉजिटिव अपनाए उसे। धन्यवाद डॉक्टर हिमांगी साने मैम, आपका जर्नी हमारे साथ शेयर करने के लिए। आपने जैसा हमें बताया कि जब आपका डायग्नोसिस हुआ था तो आप शॉक में थे, आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि ये मुझे क्यों हुआ है। सो उस चीज़ को आगे बढ़ाते हुए मैं मिस कृष्णा वेनी मैम से पूछना चाहूँगी कि जो हमारे दर्शक या जो हमारे मरीज़ और हैं पूरे भारत में या पूरे विश्व में, कि अगर वो इस कंडीशन का डायग्नोस हुआ है, एक ऐसी क्रॉनिक इलनेस का डायग्नोस हुआ है, तो वो बहुत स्वाभाविक है कि वो डिप्रेशन में जाएंगे और वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करेंगे। तो उस समय में एक पेशेंट को अपने एंड से क्या स्ट्रैटेजीज लानी चाहिए उससे डील करने के लिए, और परिवार के लोग उनको कैसे सहायता कर सकते हैं? थैंक यू डॉक्टर प्रियंका, वेरी वैलिड क्वेश्चन, बिकॉज क्रॉनिक इलनेस का फर्स्ट चैलेंज ये हो जाता है कि इमोशनली काफ़ी
इम्बैलेंस हो जाता है। कोई भी हमारे लाइफ में कुछ भी हादसा हो एंड गेटिंग अ डायग्नोसिस कि मुझे ALS MND है, जो एक प्रोग्रेसिव कंडीशन है, और वो डायग्नोसिस जब मिलता है इट्स लाइक अ बिग शॉक टू एवरीवन, जैसे मैम ने भी बताया, राइट। सो वो शॉक आता है तो पहला चीज होता है डिनायल मोड में जाते हैं हम कि ये मेरे साथ नहीं हो सकता है। एक ग्रीफ साइकिल कहते हैं उसे, जब भी हमें लाइफ में कोई भी हादसा होता है डायग्नोसिस भी मिलना हो सकता है, इट्स अ क्रॉनिक इलनेस, राइट। सो वहां पर हम एक जर्नी एक्सपीरियंस करते हैं, इट्स लाइक अ साइकिल, यू शेप्ड साइकिल जैसा होता है वो, उसको एक्रोनिम होता है डाबडा, ग्रीफ साइकिल का। सो D इज फॉर डिनायल, A इज फॉर एंगर, B इज फॉर बार्गेनिंग, D इज फॉर डिप्रेशन एंड A इज फॉर एक्सेप्टेंस। सो हमें एक्सेप्टेंस जाने के लिए वो पूरा जर्नी एक्सपीरियंस करके जाना पड़ता है। तो काफी सारे डिफरेंट इमोशंस हम गो थ्रू करते हैं उस समय में, एंड इट इज ओके टू एक्सपीरियंस इट, राइट। इट इज नॉट ईजी, इट इज चैलेंजिंग एंड काफी मुश्किल हो जाता है पहले एक्सेप्ट करने के लिए। अगर आपका जिंदगी एक प्रकार से चल रहा था, सडनली आप में आउट ऑफ कंट्रोल फीलिंग आता है एंड वो हमें अफेक्ट कर सकता है। वो इमोशंस, उसके साथ जुड़े हुए इमोशंस हमें डील करना होगा, बिकॉज द मोर वी अवॉइड इट, द मोर वो हमारे साथ रहेगा, राइट। डेफिनेटली फर्स्ट इज वर्किंग टूवर्ड्स एक्सेप्टेंस एंड अंडरस्टैंडिंग दैट इट इज ओके। अगर ये एंगर भी आ रहा है, अगर गुस्सा भी आ रहा है, अगर भगवान से ये भी पूछ रहे हैं कि क्यों मैं, तो भी चलेगा, एंड इट इज कम्प्लीटली ओके टू एक्सपीरियंस दैट। सो ग्रीफ साइकिल हमें कम्प्लीटली गो थ्रू करना है। देयर विल कम अ टाइम वेयर हम एक्सेप्टेंस के ओर जाके एक्सेप्ट करके देन रीएडजस्टमेंट ऑफ लाइफ होता है, एंड दैट इज व्हाट वी सी डॉक्टर हिमांगी मैम डूइंग, राइट। शी हैज रीएडजस्टेड हर लाइफ टू वर्क with her challenges, and that is really a good inspiration, right? So जब डायग्नोसिस मिलने के बाद अगर ग्रीफ साइकिल हम समझते हैं तो हम काफ़ी अच्छे से डील कर सकते हैं। तो एज अ साइकोलॉजिस्ट या एज अ इंफॉर्मेटिव वीडियोस हो, तो ये हमें एड्रेस करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, पूरा फैमिलीज को भी एंड द इंडिविजुअल जिनको ये डायग्नोसिस मिला है, या ये व्यक्ति जिनको ये डायग्नोसिस मिला है। पोस्ट विच कोपिंग स्टार्ट्स, राइट। कोपिंग डजंट स्टार्ट इमीडिएटली। पहला हम ये पूरा इमोशन एक्सपीरियंस करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं कि मुझे ये इमोशन हो रहा है, देन हम कोपिंग के तरफ वर्क करते हैं। डेफिनेटली एक गुड रूटीन रखना बहुत ज़रूरी है, कीपिंग अ पॉजिटिव आउटलुक एंड एक न्यू मीनिंग फाइंड करना ज़रूरी हो जाता है, तभी हम कोप कर पाते हैं। फैमिली के साथ शेयर करना ज़रूरी है जो भी आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, राइट। जो भी विचार है, इवन इफ इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट विचार, इवन इफ वो विचार काफ़ी चैलेंजिंग है या मे बी नॉट सो गुड, नॉट सो प्रिटी, है ना, अगर वो ब्यूटीफुल नहीं है वो विचार चलेगा, फिर भी वो शेयर करना ज़रूरी है। रूटीन फॉलो करना ज़रूरी है, खुद के लिए कुछ करना ज़रूरी है, जो चीज़ें आपको अच्छा लगता है करने के लिए। ये सभी चीज़ें कोपिंग स्ट्रैटेजीज में आ जाते हैं, बट फर्स्ट इज टू एक्सेप्ट, एंड एक्सेप्टेंस के बाद हम काफ़ी कुछ खुद के लिए हम कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली अ सपोर्ट ग्रुप, टॉकिंग, उन लोगों से कनेक्ट करें जिन्होंने ये चैलेंजेस देखे हैं, उन फैमिली से कनेक्ट करें जिन्होंने ये चैलेंज देखा है, उन प्रोफेशनल से बात कीजिए जो ये कंडीशन के साथ वर्क करते हैं। ये सभी काफ़ी मदद करता है टू कोप विद द डायग्नोसिस। तो मिस कृष्णा वेनी मैम, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जो MND के हमारे मरीज़ हैं, उनके परिवार के सदस्य अपने मानसिक स्थिति कैसे संभाल सकते हैं? सो केयर गिवर का जो रोल होता है इन एनी डायग्नोसिस में, देखभाल करना होता है। उनका काफ़ी सारी चीज़ों में बदलाव आ जाता है, उनका रेगुलर रूटीन्स हो, मे बी उनका लाइफ जो चल रहा है, उनको भी काफ़ी सारे चेंजेस करने पड़ते हैं। एंड केयर गिवर बर्डन बहुत एक वेल नोन एस्पेक्ट है ऑफ केयर गिविंग। केयर गिवर को खुद का मेंटल हेल्थ देखभाल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेशेंस चाहिए रहता है उनको भी, उनको काफ़ी सारा सपोर्ट देना पड़ता है जिनको एक्चुअली डायग्नोसिस और उनका सपोर्ट करने के लिए। सो उनका मेंटल हेल्थ के लिए दे शुड डेफिनेटली डू सम, उनको काफ़ी माइंडफुलनेस एक्टिविटीज़ कहते हैं, यानी कि काफ़ी प्रेजेंट मोमेंट में रहना, फोकसिंग ऑन वो क्या कंट्रोल कर सकते हैं। मे बी उनको गाना सुनना पसंद है तो मे बी गाना सुने 10 मिनट ही सही, बट खुद के लिए कुछ करें, ताकि उनका ऐसा नहीं लगे कि सब कुछ पेशेंट के ओर ही चल रहा है करके, राइट। उनका खुद का हेल्थ का देखभाल करना भी बहुत ज़रूरी होता है ये समय में। ऑल्सो
वो इमोशन, दूसरों का इमोशन भी उनको हैंडल करना पड़ता है, तो खुद का इमोशन भी हैंडल करना काफ़ी ज़रूरत होता है, ताकि वो उनके तरफ वो एंगर ना आए, पेशेंट की तरफ कोई एंगर ना आए। एंड डेफिनेटली केयर गिवर एक घर का माहौल उस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं जिधर पॉजिटिव रहे घर का माहौल, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं, फैमिली एक साथ बैठ के डिस्कशंस कर सकते हैं, मे बी एक हैप्पी मोमेंट्स शेयर कर सकते हैं ऑन ए डेली बेसिस, और वो केयर गिवर ब्रिंग इन कर सकते हैं वो डिफरेंस इन द होम एनवायरनमेंट। सो डेफिनेटली फैक्ट्स एंड सही इंफॉर्मेशन लेना ज़रूरी है एज अ केयर गिवर ऑल्सो, एंड अकॉर्डिंगली उनको प्लान करना पड़ेगा घर पे क्या बदलाव लेके आने हैं। जैसे उन्होंने बोला बहुत सारे असिस्टिव डिवाइसेस भी हैं जो उनको मे बी सीखना पड़ेगा। सो ट्रेनिंग ऑल्सो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाता है, एज अ केयर गिवर कैसे हैंडल करना है वो ट्रेनिंग भी उनको लेना इम्पॉर्टेंट है। हमारे साथ डॉक्टर हेमा बिजू मैम हैं। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जब ALS या MND ऐसा डायग्नोसिस हुआ है, ये कंडीशन हमें मिला है, तो रोज़मर्रा ज़िंदगी बहुत उथल-पुथल हो जाती है, राइट? तो उसको हम कैसे संभाल सकते हैं? अपनी लाइफ को आगे कैसे मेंटेन कर सकते हैं? सही है। मोटर न्यूरॉन डिजीज़ या ALS का डायग्नोसिस जब मिलता है तो वाकई में ज़िंदगी उथल-पुथल हो जाती है, बट उस समय में भी हमको सोचना है कि हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है। एज अ पर्सन, एज अ मदर और एज अ फादर हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है। अगर एक मदर है एंड आपको चाहिए कि मैं अपने बच्चों को देखूं, उनकी देखभाल करूं, या एक फादर है अगर आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि मैं ऑफिस जाऊं, अपना काम संभालूं, तो ये सब सोच सोच के आप पहले डिसाइड करिए कि आपको ये इम्पोर्टेंट है, तो आपको किस तरह अपने आप को रखना है। यानी पहले तो आपको अपने आप को मेंटेन रखना है ताकि आप अपना काम खुद कर सकें, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। आप जितना इंडिपेंडेंट रह सके उतना आपको रहना है, क्योंकि आपको ऐसा कंडीशन का डायग्नोसिस मिला है तो ना आपका मूड है, ना आपको कोई दिलचस्पी है कि मैं अपना रोज़मर्रा का काम खुद करूं, मैं खुद का स्नान करूं, मैं खुद का ग्रूमिंग करूं, खुद का देखभाल करूं, उसमें आपको इंटरेस्ट नहीं है। बट आपको सोचना है कि नहीं, मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। और ये सारी चीज़ें करते करते आप अपने आप को आपका जो वीकनेस, जो MND में हम देखते हैं मेन प्रॉब्लम्स हैं, वीकनेस आती है या ज़्यादातर थकावट आती है, तो वो वीकनेस की वजह से आप ज़्यादा मूवमेंट्स नहीं कर पाते, जिसकी वजह से कई बार जोड़ों में दर्द हो जाता है, तो उसकी वजह से आप अपना काम नहीं कर पाते, आप अपना डेली वर्क नहीं कर पाते, आप ऑफिस नहीं जा पाते, आप अपने घर में काम नहीं कर पाते एक्सेट्रा। लेकिन अगर आप अपना रोज़मर्रा का काम यानी अपना खाना पीना, बेदिंग, डूइंग योर रेगुलर एक्टिविटी जब करते हैं, तो आप अपना एनर्जी लेवल्स, अपना ताकत, अपनी स्टैमिना को मेंटेन रखते हैं, और ये मेंटेन करके ही आप आगे इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। अब द थिंग इज़ कि कई बार थोड़ा एडवांस स्टेज में हम अपने रोज़मर्रा की चीज़ें नहीं, द पेशेंट्स जो मरीज़ हैं वो ये सब नहीं कर पाते। सपोजिंग जैसे डॉक्टर हिमांगी ने कहा कि उनकी वीकनेस उनके हाथ से शुरू हुई। सपोजिंग हमारे कोई मरीज़ की वीकनेस हाथ से शुरू हुई, जिसकी वजह से वो खाना खाने के लिए स्पून बराबर से पकड़ नहीं पाते। जैसे कि ये बिल्ट अप हैंडल स्पून है, ये लाइट वेट है, और ये जिनको खाना खाने में दिक्कत है वो उनको हेल्प कर सकता है। जो लोग अपने हाथ मुट्ठी नहीं बना पाते हैं और चम्मच उठाने के लिए तकलीफ होती है उनको, तो ये चीज़ उनको हेल्प कर सकता है। दूसरी एक चीज़ है ये यूनिवर्सल कफ। ये जो लोग अपने हाथ से पकड़ नहीं पाते, तो ये यूनिवर्सल कफ, इसमें हम ये स्पून अंदर डाल के इससे खाना खा सकते हैं। या समझो अगर वो बाल नहीं बना पाते तो उसमें कोम डाल सकते हैं, कोम कर सकते हैं, या अगर चाहिए तो रेज़र डाल के भी रेज़र से काफ़ी कुछ कर सकते हैं ये यूनिवर्सल कफ को यूज़ करके। और भी छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये अडेप्टिव डिवाइसेस बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं लेकिन बहुत मदद करते हैं। ये एक लॉन्ग हैंडल स्पंज है, जो लोग सपोजिंग नीचे बेंड नहीं कर पाते अपने पैरों को धोने के लिए या पीठ को
कुछ करने के लिए, तो ये लॉन्ग हैंडल स्पंज हेल्प करता है। और कई बार साबुन हाथ से उनके फिसल जाता है, तो वो बोलते हैं हम नहीं पकड़ पाते, हाथ से फिसल जाता है, तकलीफ हो जाती है। तो ऐसे लोग समथिंग एज सिंपल एज दिस लूफा, ये है ना, अपने हाथ में ऐसे बांध सकते हैं, ऊपर से एक रबर बैंड बांध दीजिए, इसको टाइट कर सकते हैं, एक बार हाथ में आ गया तो ये नहीं गिरेगा, राइट। तो इसको आप साबुन लगा के, ये छोटी छोटी चीज़ों को आप यूज़ कर सकते हैं आपके रोज़मर्रा की नीड्स के लिए। अगर आप नहीं ही कर पाते हैं तो उन मरीजों को ट्राई करना चाहिए कि वो एक्टिविटी को ही थोड़ा सिंप्लीफाई कर दे। सपोजिंग अगर उनके हाथ में वीकनेस है, वो अपना उठा नहीं पाते, हाथ ऊपर तक नहीं उठा पाते, टेबल से उठा नहीं पाते, तो आप ऐसी कोई टेबल रखिए जो आपके छाती तक आ जाए, जहाँ पे अपना हाथ रख के आप इस तरीके से अपना खाना खा सकते हैं। तो बोलने की बात ये है कि अगर आप अडेप्टिव डिवाइस को यूज़ करके काम नहीं कर सकते, तो आप वो जो काम है उसी को मॉडिफाई कर सकते हैं। सपोजिंग आप मम्मी हो और आपको रोज़ खाना टेबल पे रखने के लिए दिक्कत हो रही है, दूर पड़ता है, तो आप पूरा टेबल को आपके किचन के करीब लेके आइए। ऐसी छोटी छोटी चेंजेस जो आप घर पे ला सकते हो, दैट कैन बी वेरी हेल्पफुल। मीनिंग टू से कि जितना आप कर सकते हो, जितना आप इंडिपेंडेंट रह सकते हो, उतना अच्छा रहेगा। बट वेरी इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन इज कि आपको अपना एनर्जी सेव करके यूज़ करना है। आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है? अगर आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि मुझे बैंक में काम है थोड़ा आज, वो मेरे लिए आज सबसे इम्पोर्टेंट काम है, तो आप वो काम एकदम सुबह सुबह रखिए, और दोपहर में मे भी अगर आप थक गए तो आप आराम कर सकते हो। जो काम आपके लिए ज़्यादा अहमियत रखता है उसको आप प्रायोरिटी दीजिए। जो काम आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसमें आप अपना एनर्जी खर्चा कीजिए। जो इम्पोर्टेंट नहीं है, अभी कुछ काटना है लेकिन उसमें ज़्यादा ताकत लगती है, तो आप वो चॉपर में डाल दीजिए, अपना काम सिंप्लीफाई कर दीजिए। तो ये सारे स्मॉल स्ट्रैटेजीज आप यूज़ कर सकते हो। एंड दूसरी बात ये है, मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब एक इंसान ठीक नहीं है, बीमार है घर पे, तो वो अकेला नहीं बीमार है, उसके साथ उसकी फैमिली को भी बहुत तकलीफ होती है। फॉर एग्जाम्पल, जब जो वाइफ हैं उनका समय, उनका बहुत सारा ध्यान वो अपने हस्बैंड को हेल्प करने में निकल जाता है, जो मरीज हैं उनकी नीड्स बढ़ जाते हैं, तो फैमिली भी उनके साथ बन जाती है, और फैमिली को भी बहुत सारी दिक्कतें आती है जिसको जूझने के लिए उनको मदद चाहिए। उनको साइकोलॉजिस्ट की मदद चाहिए, उनको ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की मदद चाहिए, इवन स्पीच थेरेपिस्ट एंड डाइटिशियन की, क्या बनाऊं, कैसे बनाऊं वगैरह, स्पीच थेरेपिस्ट की कि कैसा खाना बनाऊं कि उनको ईजी हो जाए। वैसे ही जो हम बोलते हैं केयर ऑफ द केयर गिवर, जो केयर गिवर होता है, या तो वाइफ या ब्रदर सिस्टर बच्चे, तो उनको भी मदद चाहिए। तो ये पेशेंट को, ये मरीज को जिनको MND है, उनको कैसे हम ट्रांसफ़र करें, उनको कैसे हम बिठाएं, कैसे पोजीशन करें, कौन से अडेप्टिव इक्विपमेंट दें जिससे वो अपना रोज़मर्रा का काम कर पाएँ। तो ये जो स्ट्रैटेजीज़ हैं केयर ऑफ द केयर गिवर्स को हम बताते हैं उनको हेल्प करने के लिए, ताकि वो अपने पेशेंट की, अपने पापा की, अपनी मम्मी की या अपने हस्बैंड की अच्छी तरह से देखभाल कर सके। थैंक यू डॉक्टर हिमा मैम। सो अब मैं मिस नीलम से जानना चाहूँगी कि ALS MND के जो मरीज़ हैं, सो आगे की जो कंडीशन है, जो एडवांस स्टेजेस हैं, उसमें गले की मांसपेशियाँ बहुत कमज़ोर हो जाती हैं, तो खाना निगलने में बहुत तकलीफ़ आती है, धसका बहुत लगता है। तो हमें पेशेंट्स को क्या एडवाइस करना चाहिए, किस तरह का खाना, अपने खान पीन का ध्यान कैसे रखें, और किस तरह का खाना खाना चाहिए एडवांस स्टेजेस में जब धसका लगना बहुत ज़्यादा हो जाता है? इनिशियली तो न्यूट्रिशन बहुत रोल प्ले करता है MND ALS के पेशेंट्स के लिए, क्योंकि जैसे जैसे निगलना डिफ़िकल्ट होता जाता है, उनका मसल वीक होते जाते हैं, तो खाने का प्रमाण भी कम होता जाता है। उसके वजह से वेट लॉस होने के चांसेस रहते हैं, फिर थकावट रहती है पूरा दिन, पूरा खाना फिनिश नहीं कर पाते वो, इसके लिए कम खाते हैं, तो न्यूट्रिशन की कमी भी महसूस होती है शरीर में। इसीलिए हमको पहले से उनको
थोड़े खाने में भी न्यूट्रिशन ज़्यादा कैसे डाल सकते हैं, उसका हम गाइडेंस करते हैं। जैसे अगर वो नॉर्मल सॉलिड खाना नहीं खा पाते इनिशियल स्टेजेस में, अगर खा पाते हैं तो नॉर्मल में ही कैसे मॉडिफाई करना है वो बताते हैं। जैसे जैसे उनको दिक्कत आती जाती है, फिर हम सॉफ्ट कुक में क्या क्या दे सकते हैं, नरम खाना कैसे दे सकते हैं। अगर ज़्यादा 4-5 चीज़ें नहीं खा सकते तो एक ही खिचड़ी बना के उसमें वेजिटेबल्स डाल के, उसमें घी डाल के, दाल डाल के, वन पॉट मील जैसे हम बोलते हैं, एक ही इसमें पूरा पोषण कैसे मिलते हैं, तो वो उसके हम ऑप्शंस बताते हैं। तो एक समय में खाने के अलावा अगर 5-6 बार थोड़ा थोड़ा खा सके दिन में, तो वो ज़्यादा हेल्प कर सकता है उनको। फिर अगर सॉलिड खाने में, सेमी सॉलिड खाने में भी दिक्कत आती है, तो लिक्विड में शिफ्ट करते पेशेंट को। तो लिक्विड डाइट में जो तरल पदार्थ है उसमें प्रोटीन वाली चीज़ें ज़्यादा कैसे ऐड कर सकते हैं। अगर वेजिटेरियन है तो दालें हैं, स्प्राउट से अंकुरित कठोल है, फिर ड्राई फ्रूट्स को पाउडर करके डालने के लिए बोलते हैं। फिर अगर कम पड़ते हैं फिर भी नहीं ले पाते हैं तो प्रोटीन का सप्लीमेंट भी सजेस्ट करते हैं कुछ केसेस में। नॉन वेजिटेरियन है तो अंडा, चिकन, उससे कैसे हेल्प कर सकते हैं सॉफ्ट खाना, लिक्विड खाना बनाने के लिए, वो हम सजेस्ट करते हैं। फिर आगे जाके अगर लिक्विड में भी दिक्कत आ रहा है तो फिर हम उनको ट्यूब फीडिंग के लिए भी सजेशन देते हैं। अगर उनको ज़्यादा ठसका लग रहा है, लिक्विड पूरा पतला नहीं ले पाते, तो लिक्विड को हम थिकनेस डाल के थोड़ा थिक करने के लिए बोल सकते, वैसे ले सकते। सूप को थोड़ा थिक करके, क्योंकि क्या होता है एमएनडी के केसेस में डिहाइड्रेशन का रिस्क भी होता है, क्योंकि बहुत सारे मरीज हैं जो यूरिन के लिए फ्रिक्वेंटली नहीं जा सकते, इसलिए भी पानी कम पीते हैं। तो उसके लिए हमको उनको वो गाइड करना ज़्यादा ज़रूरी पड़ता है। और अगर ठसका लग रहा है तो उनको थिक कैसे करके देना है लिक्विड्स को, वो हम गाइड करते हैं। स्पीच थेरेपिस्ट यहाँ पे रोल प्ले करते हैं कि स्वॉलोइंग के लिए कैसे पोजीशन होना चाहिए, वो गाइड करते हैं, तो हम उनका रेफरेंस भी देते हैं। फिर अगर लिक्विड भी बहुत दिक्कत आ रहा है, पेशेंट का वेट लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है, रेस्पिरेटरी अगर डिस्ट्रेस हो रहा है, रेस्पिरेटरी इश्यूज आ रहे हैं, तब उनको एक ट्यूब फीडिंग का सजेशन देते हैं। तो वो टेम्पररी बेसिस पे नाक में भी डालते हैं, बट अगर लंबे समय के लिए लगने वाला है तो पेट में नली डालते हैं, उसको पैक ट्यूब बोलते हैं। तो उससे हम जो भी मुंह से खा रहे हैं वो खाने को हम पीस के छान के वही ट्यूब से दे सकते हैं, जो घर का खाना है वही। और कुछ प्रोटीन सप्लीमेंट जो एडिशनल इनटेक बढ़ाने के लिए हम वो भी एडवाइस करते हैं। तो जो रेगुलर खाना आप मुंह से देने वाले वही आप ट्यूब से भी दे सकते हैं। तो ऐसे केसेस में पैक ट्यूब के लिए अगर आपका डॉक्टर सजेस्ट करता है, अगर आपको दिक्कत आती है, तो बहुत सारे पेशेंट डर जाते हैं कि नली, वो माइनर सर्जरी होती है, बहुत बड़ा ये नहीं होता, बट उससे हेल्प बहुत होता है। अगर आप मुंह से मतलब 100 ml भी नहीं ले पाते, बट आप ट्यूब से आराम से 200-250 ml एक वक्त में ले सकते हैं। तो न्यूट्रिशन बना रहता है, ताकत बनी रहती है, आप एक्टिविटीज कर पाते हो, जो भी थेरेपीज आप कर रहे हैं उसके लिए आपको स्टैमिना होना ज़रूरी है, ताकत होना ज़रूरी है। तो उसके लिए यहाँ पे अगर ओरली बहुत दिक्कत आ रहा है तो ट्यूब का ऑप्शन सेलेक्ट ज़रूर करें। आपके डॉक्टर से बात करके आप ज़रूर ट्यूब फीडिंग के लिए जाए। और जितना ओरली ले पाते हैं, जब तक सेफ है पेशेंट के लिए, तब तक हम ओरल का गाइड भी करते हैं। कभी कभी पैक ट्यूब के साथ ओरल खाना भी देते हैं। थोड़े फीड्स जो मतलब पेशेंट ले पाते हैं उतना थोड़े फीड्स हम ओरली देते हैं, और बाकी के फीड जब उनको थकावट लगती है, नहीं खा पाते, तब हम ट्यूब से देते हैं। तो पूरा बैलेंस न्यूट्रिशन हो, इसके ऊपर हमारा फोकस रहता है कि प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट है एनर्जी के लिए, जैसे ऑयल से, घी है, वो सब कैलोरी डेंस फूड उसमें जाए, उसका हमारा कोशिश रहता है इसमें। और हम उसके हिसाब से लोकल फूड क्या अवेलेबल है, खान पान उनके घर में कैसे है, कहाँ से बिलोंग करते पेशेंट, उसके हिसाब से भी हम गाइड करते हैं। थैंक यू मिस नीलम। आई होप हमारे सब दर्शकों के लिए, सब मरीजों के लिए ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। तो अब मैं मिस अबीदा से जानना चाहूँगी कि एक स्पीच थेरेपिस्ट का क्या रोल होता है एमएनडी कंडीशन में, और क्या कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो चेहरे की मांसपेशियाँ या टंग जो हमारी जीभ है उसमें मदद कर सकती हैं। So Dr. Priyanka, thank you so much for this question. So as हमने अभी यहाँ पे डिस्कस किया कि स्टार्ट कहाँ से होता है वीकनेस, वो हमेशा फिजिकल बॉडी Yes. से स्टार्ट होता है, हैंड्स एंड देन ऑल ओवर द बॉडी। बट उसके साथ साथ एज अगर एनाटॉमिकल वे में बात करें तो उसका बल्बार रीजन भी वीक होता है, तो उसमें हमें स्पीच के जो फंक्शंस हैं वो ज़्यादा अफेक्ट होते हैं, लाइक टंग मूवमेंट्स, जॉ मूवमेंट्स और लिप मूवमेंट्स जो है वो ज़्यादा अफेक्ट होंगे। लाइक बात करने के लिए जो भी आर्टिकुलेटर्स की ज़रूरत होती है वो सारे वीक पड़ने लगते हैं,
ठीक है, और उसके साथ साथ स्वॉलोइंग भी अफेक्ट होता है। तो मैं पहले स्पीच को थोड़ा एलैबोरेट करूंगी। लाइक स्पीच, जैसे जैसे स्पीच मसल्स वीक होती है, हमारा फर्स्ट काम ये होता है कि जो भी स्पीच अभी बचा है, लाइक स्टार्टिंग स्टेज में जस्ट बेसिक स्लरिंग आता है, थोड़ा सा स्लरिंग आता है, तो उसे कैसे मेंटेन करना है, बिकॉज वी कैन नॉट रीस्टोर पूरा स्पीच बट वी कैन वर्क ऑन द मेंटेनेंस। उसे मेंटेन करना, जो स्पीच बचा हुआ है उसे मेंटेन करना इम्पॉर्टेंट है। तो उसके लिए डिफरेंट एक्सरसाइजेस है, लाइक टंग मूवमेंट एक्सरसाइजेस है, lateral और अप डाउन मूवमेंट्स, वो सारी एक्सरसाइजेस है, लिप मूवमेंट्स एक्सरसाइजेस, एंड ऑल्सो टंग की स्ट्रेंथ जो है वो मेंटेन रखना इम्पॉर्टेंट है। तो उसके लिए भी टंग मूवमेंट एक्सरसाइजेस है और मसाको मैनुअर है। जैसे कि टंग मूवमेंट्स अगर वीक पड़ रहे हैं या फिर स्वॉलोइंग में स्टार्टिंग में जो स्टार्टिंग होता है स्वॉलोइंग का, वहाँ पे ये होता है कि हम जो खाना है उसको स्वॉलो करने में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, यहाँ से खाना इनिशिएट करने में दिक्कत आने लगती है। तो उसमें हम ये कर सकते हैं कि टंग को, एक मैनुअर होता है उसे कहते हैं मसाको मैनुअर, तो उसे टंग को दोनों दांतों के बीच में जेंटली प्रेस करके फिर स्वॉलो करना होता है। तो इससे क्या होता है कि जो आपका बैक ऑफ द टंग है वो स्ट्रेंथ होता है, उसमें वो मेंटेन रहता है, उसकी स्ट्रेंथ जो है वो मेंटेन रहती है। तो जब स्पीच में प्रॉब्लम आने लगता है तो आर्टिकुलेटरी एक्सरसाइजेस होती है उसके लिए, जैसे कि प ट क। तो हम क्या करते हैं, पेशेंट को ये साउंड्स और वर्ड्स बोलते हैं। इससे क्या होता है, हमें पता चलता है कि पेशेंट का कौन सा हिस्सा जो है वो अफेक्टेड है। अगर उसको प बोलने में हम लिप्स जॉइन करते हैं तो दैट मीन्स लिप का स्ट्रेंथ अच्छा है इफ द पेशेंट इज एबल टू से प प्रॉपरली, क्योंकि ये होता है प्लॉजिव साउंड है। और ट में क्या होता है, टंग ऊपर जा रहा है, तो अगर पेशेंट का एलिवेशन अफेक्टेड है टंग का, तो वो हमें पता चलता है कि टंग मूवमेंट एलिवेशन पे काम करना है। और सेम वे क जो है वो लास्ट बैक ऑफ द टंग पे फोकस होता है, तो उससे हमें पता चलता है अगर पेशेंट को क नहीं आ रहा है तो वो हिस्सा उसका अफेक्टेड है। तो ये हो गया स्पीच का। स्वॉलोइंग में भी डिफरेंट स्ट्रैटेजीज हैं और डिफरेंट कॉम्पनसेटरी स्ट्रैटेजीज हैं। पेशेंट को अगर स्वॉलो करने में दिक्कत हो रही है तो कौन से कंसिस्टेंसी पे प्रॉब्लम आ रही है, लिक्विड्स पे आ रही है, सेमी सॉलिड्स पे आ रही है या फिर सॉलिड्स पे आ रही है। सो इफ सॉलिड्स पे दिक्कत आ रही है तो वी कैन मेक इट सेमी सॉलिड, बट अगर लिक्विड्स पे दिक्कत आ रही है तो वी कैन यूज द थिकनर्स ये होते हैं कि वी कैन थिकन द वाटर। जब हम थिकनर पानी में मिक्स करते हैं तो वो पानी थिक हो जाता है, जिसमें स्वॉलो करने में इजी होता है। जैसे कि पानी की जो कंसिस्टेंसी है वो बहुत जल्दी अंदर जाती है, तो थोड़ा सा अगर पानी को थिक कर देंगे तो वो स्लोली जाएगा और पेशेंट को थोड़ा टाइम मिलेगा स्वॉलो करने के लिए। इसके साथ साथ अगर एस्पिरेशन की बात करें कि एस्पिरेशन क्या होता है, तो एस्पिरेशन का मतलब ये होता है कि जब हम खाना खा रहे हैं तो दो पाइप होती है, विंड पाइप होती है और एक फूड पाइप होती है। तो एस्पिरेशन तब होता है जब खाना जो है वो फूड पाइप की जगह विंड पाइप में चला जाए। तो एस्पिरेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है ऑब्जर्व करना एज अ स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट, क्योंकि दो टाइप के एस्पिरेशंस होते हैं, एक होता है ओवर्ट एस्पिरेशन और दूसरा होता है साइलेंट एस्पिरेशन। सो ओवर्ट एस्पिरेशन में ये होता है कि हम सामने हमें सिम्टम्स दिख जाते हैं कि खांसी आने लग गई है या फिर आई वाटरी हो गई, बट साइलेंट एस्पिरेशन में ऐसे नहीं होता है, कोई भी साइन नहीं होती है। जस्ट अगर हम प्रॉपरली ऑब्जर्व करें पेशेंट को कि हाँ यहाँ पे एस्पिरेशन है, तो जस्ट अगर वाटरिंग ऑफ आई हो रहा है तब हमें जाके एक क्लू मिलता है कि मे बी दिस पेशेंट इज हैविंग एस्पिरेशन। तो वहाँ पे अगर हमने क्लिक किया कि पेशेंट माइट हैव एस्पिरेशन, वी कैन रेफर देम, पेशेंट को रेफर कर सकते हैं हम फॉर इंस्ट्रूमेंटल इवैल्यूएशन, क्योंकि अंदर क्या हो रहा है वी डोंट नो इफ द फूड इज गोइंग इन द लंग और इन द फूड पाइप। तो उसके लिए दो इंस्ट्रूमेंटल इवैल्यूएशन होते हैं, एक होता है फीस और दूसरा होता है VFSS। ओके, तो फीस में ये होता है कि एक फाइबर
फ्लेक्सिबल एंडोस्कोप है, हम यहाँ पे इसोफेगस के पास रखते हैं ताकि हमें पता चले कि वो स्वॉलोइंग इसमें इसोफेगस में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। और दूसरा होता है VFSS, वो इससे भी एडवांस्ड है क्योंकि हम पूरा फूड जाते हुए देख सकते हैं। तो VFSS में ये होता है कि हम बेरियम यूज़ करते हैं टू मेक द पेशेंट स्वालो। तो वो जब स्वॉलोइंग हमें दिखता है तो अगर वहाँ पे एस्पिरेशन हो रहा है तो क्या क्या मॉडिफिकेशंस हो सकती है। तो अगर एस्पिरेशन है पेशेंट को तो इमीडिएटली वी हैव टू मॉडिफाई आवर एक्टिविटीज और एक्सरसाइजेस। तो कॉम्पनसेटरी एक्सरसाइजेस होती है, कॉम्पनसेटरी एक्सरसाइजेस लाइक चिन टक। अगर पेशेंट ये पोजिशन में कंफर्टेबल है, उनको एस्पिरेशन नहीं हो रहा, तो वी ट्राई डिफरेंट पोजिशंस। सो चिन टक इज लाइक दिस, वी हैव टू टेक द चिन डाउन एंड देन वी हैव टू स्वॉलो। सो इससे क्या होगा कि जो एयरवे है वो नैरो हो जाएगा और स्वॉलोइंग का जो इसोफेगस है वो थोड़ा वाइड हो जाएगा फॉर द इजी स्वॉलो। ओके, या थैंक यू। थैंक यू सो मच मिस अबीदा, बहुत अच्छी जानकारी हमें मिली है कि एक स्पीच थेरेपिस्ट का कितना बड़ा रोल होता है। मिस अबेदा ने बहुत ब्यूटीफुली स्पीच थेरेपी का रोल के बारे में डिस्कस किया है। अभी डॉक्टर प्रियंका, बिकॉज आप फिजियोथेरेपिस्ट हैं एंड आपका भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल होता है व्हेन इट कम्स टू ALS MND मैनेजमेंट में। सो क्या आप बता सकते हैं कि MND मरीज के लिए फिजियोथेरेपी ज़रूरी है क्या, नंबर 1, एंड और कब तक करनी चाहिए? थैंक यू सो मच फॉर दिस क्वेश्चन। फिजियोथेरेपी डेफिनेटली बहुत ज़रूरी है ALS MND पेशेंट के लिए। सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जब मरीज़ हमारे पास आता है, ठीक है, तो हम उनकी पूरी मसल मैनुअल चार्टिंग हम करते हैं। वो देखते हैं हम कि कितनी मांसपेशियों में कितनी क्षमता बची है हमारे पास। तो हमारा सबसे पहला टारगेट ये होना चाहिए कि जितनी क्षमता मांसपेशियों में बची है हम पहले उसको मेंटेन करें, एटलीस्ट वो डाउन नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि एक प्रोग्रेसिव कंडीशन है। तो जो मसल पावर हमारे पास है हम उसको बचाने की कोशिश करेंगे और जो ऑलरेडी मसल स्ट्रेंथ है उसको हम मेंटेन कर सकते हैं कि वो डाउन ना जाए। ठीक है। दूसरा, थेरेपी के रिगार्डिंग अगर हम बोलें तो एक्सरसाइजेज हमेशा एक थेरेपिस्ट की सुपरविजन में होना बहुत ज़रूरी है और थेरेपिस्ट को ये न्यूरो डीजेनरेटिव कंडीशंस का थोड़ा नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें कुछ चीज़ें होती हैं जो थेरेपिस्ट के एंड से भी कुछ गलतियां हो सकती हैं, तो इसलिए नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले पेशेंट फटीग नहीं होना चाहिए, थकावट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जितनी थकावट होगी उतना मसल और डाउन जाएगा। तो उस ड्यूरिंग एक्सरसाइज हमें ज़्यादा वेट का डम्बल्स ऐसा कुछ यूज़ नहीं करना है। तो हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि जो फंक्शनल एक्टिविटीज़ हैं वो मेंटेन रहे। रेंज ऑफ मोशन, जो हमारे जोड़ों की जो मूवमेंट्स हैं, हाथ ऊपर उठाना, साइड में लेना, जोड़ों की जो भी मूवमेंट्स हैं वो मेंटेन रहें। तो फिजियोथेरेपी के ज़रिए हम जोड़ों की टाइटनेस को कम कर सकते हैं, स्पास्टिसिटी को कम कर सकते हैं। अगर बैठने में हमारा पोस्चर कैसा है, मसल वीकनेस की वजह से बहुत सारे पेशेंट ऐसे स्कोलियोसिस में जा सकते हैं। रीढ़ की हड्डी में टेढ़ापन आना, उसको स्कोलियोसिस बोलते हैं। या आगे झुक के बैठते हैं, गर्दन का आगे गिरना, तो उसके लिए गर्दन की मांसपेशियों की हम स्ट्रेंथनिंग कर सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि मांसपेशी का ताकत कितना बचा है हमारे पास, उसी के बेसिस पे हम एक्सरसाइज फ्रेम करते हैं। सो फिजियोथेरेपी करते वक्त क्या चीज़ें ध्यान में रखना चाहिए? तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारा मरीज़ है उसको थकावट नहीं होना चाहिए। तो रेस्ट इज़ द बेस्ट की। ड्यूरिंग एक्सरसाइज पेशेंट को जब भी लग रहा है कि वो थकान में जा रहा है तो हमें ब्रेक लेना है, दैट इज़ द बेस्ट की। देन ड्यूरिंग एक्सरसाइज हमें कोई वेट कफ वगैरह यूज़ नहीं करने हैं, कि ओवरलोड नहीं करना है मसल को। जितनी क्षमता हमारे पास बची है हम उसी को मेंटेन रखने की कोशिश करेंगे। दूसरा, थेरेपिस्ट की सुपरविजन में होना चाहिए। और एक्सरसाइज ना करना सॉल्यूशन नहीं है। बहुत बार पेशेंट ये सोचते हैं कि मुझे थकावट हो रही है तो मैं आज के लिए स्किप कर देता हूँ, नहीं, तो ब्रेक लीजिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करिए। स्पायरोमेट्री बहुत ज़रूरी है अपने छाती की, अपनी रेस्पिरेटरी मसल को, पावर को मेंटेन रखने के लिए, क्योंकि जब स्टेज एडवांस होती है तो उसमें हमारी सांस की नली और अपनी गले की मांसपेशियाँ, चेहरे की मांसपेशियाँ, छाती की मांसपेशियाँ सब कमज़ोर होती हैं, जिसकी वजह से हमारा रेस्पिरेटरी फंक्शन भी बहुत डाउन जा सकता है। तो रेस्पिरेटरी मसल एक्सरसाइज ट्रेनिंग वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो जो फिजियोथेरेपी में जो एक्सरसाइजेज हैं वो वैरी करती हैं
स्टेज वाइज, लाइक इनिशियली हमारा फोकस होता है कि हम अपनी स्ट्रेंथ को मेंटेन रखें। अगर कंडीशन धीरे धीरे एडवांस स्टेज में जा रही है तो हमारा फोकस शिफ्ट हो जाता है कि जो हमारा स्टेज बचा हुआ है हम उसको एटलीस्ट मेंटेन रखें, ज़्यादा ओवर फटीग नहीं करना है। एक्सरसाइज ना करने की वजह से, थकावट की वजह से, मांसपेशियां कमज़ोर होने की वजह से जोड़ों में स्टिफनेस आ सकती है, जिसकी वजह से जोड़ों में दर्द भी हो सकता है। तो उसके लिए हम डेफिनेटली एक फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत लगेगी। उसी की सहायता से, एक्सरसाइज से, जैसे हम जोड़ों को मूव कर सकते हैं, मोबिलाइज कर सकते हैं, तो वो एक थेरेपिस्ट की सुपरविजन में ही होना बहुत ज़रूरी है। सो वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था, बट डॉक्टर प्रियंका ऑल्सो पेन इज़ एक कंसर्न है जो काफ़ी सारे पेशेंट्स कहते हैं, वो एक्सपीरियंस करते हैं, तो उसके लिए क्या सजेस्ट करेंगे? के लिए हम डेफिनेटली पहले हम जानकारी ये देखेंगे कि कहाँ जोड़ों में दर्द है या मांसपेशियों में दर्द है, तो हम गर्म पानी का सेक ले सकते हैं। और जैसे अगर जोड़ों में रुकावट है या स्टिफनेस है तो हम जॉइंट को मोबिलाइज कर सकते हैं, वो थेरेपिस्ट ही करेंगे डेफिनेटली। एंड अगर पेन फिर भी नहीं जा रहा है तो हम एक मेडिकल ऑफिसर के ज़रिए एक पेन किलर भी एडवाइस कर सकते हैं। वंडरफुल, थैंक यू सो मच। सो डॉक्टर हेमा मैम, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। सो अभी मैं लास्ट में हमारे दर्शकों के लिए और हमारे मरीजों के लिए आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगे या उनके परिवार के सदस्यों के लिए? आई थिंक लाइफ में कभी भी कुछ भी हो सकता है, चलते चलते एक्सीडेंट हो सकता है, हम कभी भी जा सकते हैं। तो ALS यस एक प्रोग्रेसिव कंडीशन है, बट हमारे पास जो लाइफ बचा है उसको हमको एकदम सही तरीके से द बेस्ट पॉसिबल वे जीना चाहिए। अपना एटीट्यूड एकदम पॉजिटिव रखना चाहिए और ये सोचना है कि जो मेरे पास जितना टाइम बचा है उसको मैं सबसे सही, सबसे अच्छे तरीके से मैं कैसे जी सकती हूँ, मैं कैसे उसको एनहांस कर सकती हूँ, मैं उतने टाइम में कितना क्या क्या कर सकती हूँ। तो जैसे मैंने कहा, एनर्जी कंजर्वेशन से, डिफरेंट हेल्प लेने से, अगर मैं वो सब कर सकती हूँ जो मैं करना चाहती थी, एंड एक मदर, एक फादर, एक सन या डॉटर जैसे वो अपना रोल पूरा करना चाहते, तो वो मैं सब करूँ, मे बी विथ सम हेल्प, मे बी विदाउट, बट जो टाइम मेरे पास है मैं उसको सबसे अच्छे तरीके से जीऊँ, जितना इंडिपेंडेंट रह सकूँ मैं उतना इंडिपेंडेंट रहूँ। दैट आई थिंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो ALS का मरीज हो, चाहे वो कोई और कंडीशन का हो, चाहे वो नॉर्मल जिसको कोई प्रॉब्लम ना हो, सब चीज़ के लिए ये ज़रूरी है कि हम जितना इंडिपेंडेंट रह सकते हैं उतना इंडिपेंडेंट रहने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच मैम। तो मिस नीलम, आप क्या लास्ट मैसेज एक देना चाहते हैं हमारे? जैसे हेमा मैम ने कहा, हम सभी को खुश रहना, पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। MND के केसेस में मेरा सलाह ये होगा, अगर दिक्कत आ रही है तो हेल्प लेने से झिझके ना। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सही समय पे हेल्प ले लें। अगर कोई आसपास में नहीं है तो ऑनलाइन जाके आशा एक होप जैसे संस्थाएं हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं। तो जहाँ पे भी आपको लग रहा है आपको दिक्कत आ रही है, वहाँ पे आपको हेल्प लेना ज़रूरी है। बिल्कुल कोई सोचे बिना आपको हेल्प लेना ज़रूरी है, और खुश रहना है और आजू बाजू के लोगों को भी खुश रखना है, ये इम्पोर्टेंट है। थैंक यू। मिस अबीदा, आपका क्या मैसेज रहेगा? मेरे तरफ से ये मैसेज है कि बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जो कम्युनिकेशन ना करने की वजह से अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करते हैं, तो उसके लिए भी बहुत सारे असिस्टिव डिवाइसेस हैं जिसे AAC डिवाइसेस बोलते हैं। अगर पेशेंट अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है तो डिवाइसेस का इस्तेमाल करें। इतना हेसिटेंट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने बहुत सारे पेशेंट्स को देखा है कि जब वो बोल नहीं पाते हैं तो वो अपने होप्स लूज़ कर देते हैं कि मैं क्या बात करूं। बट देयर आर होप्स। अगर आपके फाइन मोटर स्किल्स अच्छे हैं तो आप ऐसे पॉइंटिंग वाले डिवाइसेस आते हैं जहाँ पे पॉइंट कर सकते हैं आप, जिसमें आप आइकन सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपको कम्युनिकेट करना है। अगर आपका फाइन मोटर अच्छा है और आप टाइपिंग कर सकते हैं तो आप टाइपिंग करके अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कीजिए। अपने आप को कम्युनिकेशन टर्म्स में या कम्युनिकेशन वे में होल्ड मत कीजिए बैक, क्योंकि आपके पास अदर डिवाइसेस हैं। इसीलिए मार्केट में बहुत सारे असिस्टिव डिवाइसेस हैं कि पेशेंट को ये फील ना हो कि हम कम्युनिकेशन ना करें। तो मेरी तरफ से ये मैसेज है कि डोंट होल्ड योर फीलिंग्स और कम्युनिकेशन जस्ट बिकॉज यू हैव अ डिजीज विच इज़
progressive in nature. तो मिस अबीदा, मेरा एक सवाल है आपसे। जो मरीज बिल्कुल बात नहीं कर सकते, जिनकी चेहरे की मांसपेशियां, टंग, लिप्स, हाथों की मांसपेशियां सब बहुत कमज़ोर हो चुके हैं, तो वो अपनी फीलिंग्स, अपनी बातें कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? ओके, सो इसका भी सल्यूशन है। इसके लिए भी आशा एक होप की वेबसाइट पे ब्लिंक टू स्पीक करके एक मैनुअल है जो आपको मिल जाएगी, तो उसमें भी आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। उसका भी सल्यूशन है हमारे पास। बस आप आशा एक होप की वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, आपको वो पूरा मैनुअल मिल जाएगा। तो अबेदा, आपने बहुत अच्छे से बताया कि कैसे कम्युनिकेट नहीं कर पाते तो एक फ्रस्ट्रेशन सेट इन हो जाता है, राइट? एक दिक्कत हो जाती है। एंड कई बार हमारा जब हम बातें ही नहीं एक्सप्रेस कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली वो हमें काफ़ी अफेक्ट करता है। सो आशा एक होप ने इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक फर्स्ट वर्ल्ड आई लैंग्वेज गाइड बुक बनाया है, दिस इज कॉल्ड ब्लिंक टू स्पीक। सो जिन्हें बात करने में दिक्कत हो रहा है वो ये बुक के द्वारा काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्रेस कर सकते हैं, उनके बेसिक नीड्स बता सकते हैं। एंड ये बुक आशा एक होप .com वेबसाइट में कम्प्लीटली फ्री मिल रहा है। सो जिनको काफ़ी दिक्कत हो रहा है, काफ़ी बेड रिडन है या सिवियर कंडीशन है, तो वो भी ये बुक यूज़ करके एटलीस्ट उनके बेसिक नीड्स जब वो कम्युनिकेट कर पाते हैं, दैट फ्रस्ट्रेशन जो है उनके डायग्नोसिस के साथ वो काफ़ी कम हो सकता है। डेफिनेटली फॉर द पेशेंट एज वेल एज द फैमिली मेंटली ये काफ़ी डिस्टर्बिंग सिचुएशन हो जाता है। टेकिंग सपोर्ट नो मैटर वट एवर फॉर्म इट मे कम, इट कैन बी योर प्रोफेशनल्स, इट कैन बी योर रिलायबल, ये आपके प्रोफेशनल्स हो सकते हैं या आपके रिलायबल फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं या आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं। बट इसके बारे में बात करना, वो इमोशन एक्सप्रेस करना और खुद के लिए कोई ऐसा एक मेंटल हेल्थ रूटीन फॉलो करना जो आपको काम डाउन करता है, आपके इमोशंस को हैंडल करने के लिए आपको और हेल्प करता है एंड पॉजिटिव रहने के लिए। हो सकता है विजुअलाइजेशन हो सकता है। कई बार हम एक आगे का सोचकर काफ़ी हम डर जाते हैं एंड हमें सभी को पता नहीं होता कि ज़िंदगी में आगे क्या होने वाला है। बट हम बहुत टाइम उधर स्पेंड करने से हमें एंजाइटी जो होता है उसे हम डेफिनेटली माइंडफुली ये मोमेंट में जीकर, बीइंग प्रेजेंट इन द करंट मोमेंट, आई थिंक दैट इज वन टेक्निक जो हमें सभी को इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। एंड स्पेशली जब हमें कोई ग्रीफ एक्सपीरियंस हो रहा है वो समय में। थैंक यू। डॉक्टर प्रियंका, आप क्या कहेंगे? व्हाट इज योर कंक्लूडिंग मैसेज? तो मैं यही कहना चाहूँगी कि भले ही हम इस कंडीशन को, इस बढ़ती हुई बीमारी को रोक नहीं सकते, लेकिन हम एज अ टीम, पैनल ऑफ एक्सपर्ट, सब जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, हम हमेशा आप लोगों के साथ खड़े हैं, आपको हमेशा गाइड करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, और जैसे भी आपकी एबिलिटीज़ अवेलेबल हैं उसके साथ हमेशा हम आपको एम्पावर करने के लिए हमेशा आपके साथ खड़े हैं। मैं यही कहना चाहूँगी कि नेवर गिव अप, ये बहुत पावरफुल है। जो दिन हम हताश हो जाते हैं, हमें अपने आप को फिर से स्ट्रॉन्ग बनाना है और हमें ये बीमारी को एक अपना साथी समझे उनको साथ लेके आगे बढ़ना है। जब तक हमें ऐसा कोई ठोस उपाय नहीं मिलता है तो अंदर में क्यों देर इज केयर, हमें ये बीमारी को मैनेज करना है। डायबिटीज है, उनका कोई क्यों नहीं है, बीपी है, ऐसा है, बहुत सारी बीमारियों का कोई क्यों नहीं है, लेकिन लोग फिर भी उनके साथ जीते हैं। तो हमें भी ऐसे ही सोचना है कि ओके, मुझे एमएनडी है, ठीक है, मैं इसका ट्रीटमेंट करूँगा और इसके साथ अपनी लाइफ आगे बढ़ाना है। तो my message again, never give up. थैंक यू सो मच मैम। Thank you.
मैं सब एक अपने बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप अभी ने हमारे नाटकों को बहुत टिप्स दिए, गाइडेंस दिया और हमारा एक साथ और 3 वर्क ऐसे ही आगे बढ़ता रहे और बहुत सारे पेशेंटों और फैमिली को मदद करते रहे। थैंक यू।